आप देख रहे हैं वतन समाचार। मैं हूं मोहम्मद अहमद। लगातार ये सवाल पिछले कई महीनों से उठ रहा है कि जो लोग कोर्ट गए थे वो सही थे या गलत थे। मेंबरों की एक बड़ी तादाद ये मान के चल रही है कि वो लोग सही थे। अब सिराज साहब की टीम इस पूरे मामले में इसलिए घिर गई है क्योंकि सिराज साहब की टीम लगातार जमशेद जैदी साहब पर आरोप लगा रही थी कि उन्होंने कोर्ट केस कराया, उन्होंने पूरे मामले को ऐसा किया, वैसा किया, ये किया, वो किया। अब जमशेद जैदी साहब सिराज साहब के पैनल में हैं, इसलिए उनकी टीम पूरी तरह से जमशेद जैदी साहब को लेकर के खामोश तमाशाई बनी हुई है। आगे आने वाले दिनों में क्या कुछ होगा ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब हम और आगे बढ़ते हैं और आपको ये बताने की कोशिश करते हैं कि कोर्ट जाना सही था या गलत था। तो इस सिलसिले में हम आपको कलीमुल हफीज साहब का एक इंटरव्यू सुनवाते हैं, इंटरव्यू का एक पार्ट सुनवाते हैं। पूरा इंटरव्यू आप वतन समाचार के चैनल पर जाकर के देख सकते हैं, जिसमें वो साफ कह रहे हैं कि सिराज साहब की मर्जी के बगैर इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर में पत्ता नहीं हिलता था। उनका ये भी कहना है कि जब उनकी 75 साल की उम्र पूरी हो गई तो उस उम्र को ठीक कराने के लिए और वहां पर उनको प्रेसिडेंट से हटाने के लिए 6 BOTs को कोर्ट का सहारा लेना पड़ा, यानी उनके मैनेजमेंट के लोग भी उनके सामने जीरो थे। अब आप खुद तय करिए कि सिराज साहब कितने इन्फ्लुएंसर थे। ये बात जब कोई कहता है कि सिराज साहब की मर्जी के बगैर पत्ता नहीं हिलता था और क्या 6 BOTs तमाशा देख रहे थे, तो खुद कलीमुल हफीज साहब की ये बाइट सुनिए और पूरा इंटरव्यू आप लिंक में देखिए। वतन समाचार की वेबसाइट पर मौजूद है, वतन समाचार के यूट्यूब चैनल पर मौजूद है। फिर आप ये तय करिए कि कोर्ट जाना सही था या गलत था। भूल जाइए कि सिराजुद्दीन कुरैशी साहब के फेवर में कौन है और डिसफेवर में कौन है। सिराजुद्दीन कुरैशी साहब की इतनी वहां पे दबाव रहता था या इतना उनकी चलती थी कि किसी मेंबर की हैसियत, किसी मैनेजमेंट कमेटी के मेंबर की हैसियत नहीं सिराज साहब से कुछ पूछ ले। यहां तक के जो बायलॉज में दर्ज थी 75 ईयर्स की एज, उसको भी बनवाने के लिए उनको कोर्ट जाना पड़ा। तो इसलिए सवाल तो ये अब होगा कि वो, और हम आपको अपनी इस पूरी कमेंट्री पर छोड़े जाते हैं। आप देखिए और फैसला खुद करिए कि कोर्ट जाना सही था या गलत था। अगर लोग कोर्ट नहीं जाते तो क्या आज 75-77 कैंडिडेट लड़ रहे होते? अगर लोग कोर्ट नहीं जाते तो क्या फेयर इलेक्शन हो रहा होता? अगर कोर्ट लोग नहीं जाते तो क्या पोस्टल बैलेट पे जो लगातार आरोप लगते रहे, क्या वो आरोप अभी भी लगते या नहीं लगते? कई ऐसे सारे सवाल हैं। अगर लोग कोर्ट नहीं जाते तो क्या लोग करोड़ों रुपया जो सब्सक्रिप्शन की फीस है वो जमा करते या नहीं जमा करते? कई ऐसे सारे सवाल हैं जो इस वीडियो में आप देखिए। आप खुद तय करिए कि कोर्ट जाना सही था या गलत था। ये हम आप ही पर छोड़े जाते हैं कि आखिर जो लोग कोर्ट गए थे उनको मुजरिम बना करके पेश करने की कोशिश हो रही है। मेरा आपसे एक इंपॉर्टेंट सवाल है कि अगर एक आदमी 20 साल तक डायरेक्टली और 1994 से लेकर 2024 तक इनडायरेक्टली और डायरेक्टली अगर इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर से जुड़ा रहा है, उसके बावजूद अगर वो सदारत की कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं है, जबकि रूल ऑफ लॉ का वायलेशन हो रहा है, तो अगर आप उसकी जगह पर होते तो क्या करते? आप कहते मामला बैठ करके सुलझा लिया जाएगा। भाई उसमें सुलझाने की और बैठने की जरूरत क्या है? जब मामला खत्म हो गया, आप 75 साल के हो गए, आप चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। लोग कहते हैं 6 महीने का इंतजार किया जा सकता था। किस बात का इंतजार? क्या कुर्सी से चिपके रहने की ये हवस और ये जिद कि आप क़यामत की सुबह तक कुर्सी पर बैठे रहेंगे? ये सवाल आपके अंदर पूछने की जुर्रत और हिम्मत नहीं है। आपको ये सवाल पूछना चाहिए। अगर आप मेंबर हैं तो आपको आज़ादी मिलनी चाहिए सवाल पूछने की। आप किसी के बधुआ मजदूर या गुलाम नहीं है, किसी के टटपुजिए नहीं है कि आप जो कोई सामने से आपको फीड कर रहा है और उसी को आप एक्सेप्ट किए जा रहे हैं। तो इंपॉर्टेंट सवाल यह है कि जो लोग कोर्ट गए थे वो मुजरिम नहीं है, बल्कि वो इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर के मद्दाह और बही खां हैं। दूसरा, कोर्ट जाने से फायदा क्या हुआ कि जो अब तक लोगों के जहन में ये बैठा था, पिछले 15 साल की जो फीस थी, जो मेंबरों को जमा करनी थी, एनुअल सब्सक्रिप्शन फीस जो कहलाती है, वो फीस लोग नहीं जमा करते थे। क्या अगर आप प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के मेंबर, हम मेंबर हैं वहाँ के, अगर हम फीस नहीं जमा करते हैं तो हमको वोट देने का हक नहीं है? और पिछले 15 साल तक आपने फीस जमा नहीं की और आप वोट देते रहे और इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर का खसारा होता रहा, उसका कोई हिसाब नहीं है। आपको खुद अपने आत्मा से और अंतरात्मा से पूछना चाहिए कि क्या इसीलिए मुस्लिम इदारे बर्बाद नहीं हो जाते हैं कि हर आदमी उसमें आकर के अपनी चलाना चाहता है? मैनेजमेंट फीस को वे ऑफ कर देता है। मैनेजमेंट का कोई काम नहीं, क्योंकि मैनेजमेंट को वोट चाहिए।
ना रूल ऑफ लॉ है, उसका कोई इंतज़ाम नहीं है, सारे लॉज का वायलेशन होता है, उसको बस भेड़ चाल चलाने की कोशिश होती है। तो ऑब्जर्वर साहब के आने से फ़ायदा ये हुआ कि पिछले 5 सालों की फ़ीस वसूली गई, रूल ऑफ लॉ का जब वायलेशन हो रहा था उसको रोका गया, मेंबरशिप को ऑडिट किया गया। कई सारे मेंबर फर्जी जो थे, इनके चेक बाउंस थे, जिन्होंने चेक जमा नहीं किए थे, जिनके आधार कार्ड तक जमा नहीं थे और वो मेंबर बने हुए थे। तो इन तमाम चीज़ों पर विराम लगा और आखिरी दिन तक ऐसे मुअज़्ज़ज़ मेंबर जिनको कहा जाता है वो अपील करते रहे कि आप फीस जमा ना करें, आप जो फीस है आप उसको ना दें, जो आप एनुअल सब्सक्रिप्शन है वो आप बिल्कुल ना जमा करें। आप बताइए किस मुंह से आप ये अपील करते हैं, और वो भी उस इदारे के लिए जिसके फाउंडिंग फादर ने, जिसके फोर फादर ने क्या 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 सपने सजो रखे थे, और किनसे, हम ही और आपसे। तो लेकिन वही है कि अगर कोई कोर्ट चला जाए तो उसको हम मुजरिम बना देते हैं, और जो लोग गद्दी पर बैठ करके मज़ा लेते हैं, आप ना उनसे इंसानियत के कदरों के बारे में पूछते हैं, ना अखलाकी कदरों के बारे में पूछते हैं। सबसे तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो हुई कि एजीबीएम जो होती थी या एसजीबीएम तो शायद कभी हुई नहीं, क्योंकि कई सारे रूल तो बदल दिए गए, चाहे वो सब्सक्रिप्शन का मामला हो, उसकी फ़ीस घटा बढ़ा दी गई, और भी कई सारी चीज़ें बदली गई, मेंबरशिप की फ़ीस बदली गई, कभी एसजीबीएम नहीं बुलाई गई। और अब जब पहली बार एसजीबीएम बुलाई गई तो इंतहाई शानदार अंदाज में बुलाई गई। एसजीबीएम में हु हल्ला करके आप उसको सारी चीज़ों का अप्रूव करा लेते थे। इस बार जब ऑब्जर्वर साहब बैठे थे तो कम से कम एसजीबीएम में दुनिया ने देखा हमारी कदरें कैसी हैं, हमारे अखलाकियात कैसे हैं, हमारी मोरालिटी कैसी है, हमारी मोरल वैल्यूज़ कैसे हैं। हमने अपने आप को शर्मिंदा होने का मौका फराहम कराया, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमको लेनी चाहिए। और ऑब्जर्वर साहब ने कम से कम वो बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने कहा कि जो कुरान की आयतें तिलावत की गई हैं, इन आयतों पर ही अगर लोग अमल कर लें तो सारी की सारी समस्याओं का समाधान हो सकता है। और उसके बाद जो नज़ारा एजीबीएम में देखा गया, माफ़ कीजिएगा, तौबा तौबा, बस उससे पनाह ही मांगी जाए कि अल्लाह वो दिन ना दिखाए तो ज़्यादा बेहतर है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आरओ के ऑब्जर्वर के आने से क्या इम्पॉर्टेंट हुआ कि लगातार जो चुनाव में धांधलियां होती रही हैं, कम से कम उन धांधलियों पर विराम लगेगा। लगातार मेंबर ये शिकायत करते रहे कि चुनाव हाईजैक कर लिया जाता है, चुनाव में धांधली होती है, चुनाव में बेईमानी होती है, चुनाव में बदतमीजी होती है, चुनाव में रैगिंग होती है, क्या क्या नहीं होता है। तो इन तमाम चीज़ों पर विराम लगेगा। एक जो मेंबरशिप ऑडिट होनी थी वो भी ऑडिट हुई, और साथ ही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये हुई कि इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर की सारी चीज़ मेंटेन हो गई। और हर चीज़ अब जो लोग नए आएंगे उन पर एक जिम्मेदारी होगी, जो भी लोग आए, और उनको बैलेंस शीट को ढंग से मेंटेन करना होगा। हालांकि बैलेंस शीट के मेंटेन करने की जिम्मेदारी अहमद रज़ा साहब की जिम्मे थी, और वो लगातार इस बात को कहते रहे। कई मौक़ों पर उन्होंने यामीन कुरैशी साहब से और तबाकी लोगों से कहा कि अगर किसी तरह की कोई धांधली हुई है तो वो आकर के उनसे शिकायत करें, उसको वो ठीक करेंगे, मेंटेन करेंगे, और उन्होंने काफ़ी हद तक मेंटेन किया। अब ऑब्जर्वर ने कहा कि हम आपको मेंबर लाउंज बना के देते हैं, और वो चीज़ एजीबीएम में पास भी हो गई। और उसके बाद जो हल्ला और जो हड़ाका और जिस तरह की बदतमीजी, माफ़ कीजिएगा, तो ये कम से कम हमें अपने आप को एक सभ्य नागरिक के तौर पर, एक सभ्य मेंबर के तौर पर, और एक सभ्य शहरी के तौर पर पेश करने की ज़रूरत है, ताकि लोग हमसे सबक लें। जो लोग कोर्ट गए थे वो मुजरिम नहीं थे, वो इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर के बहीखा थे। जो लोग कोर्ट गए थे वो चाहते थे कि इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर की चीज़ें सामने आएँ। 20 साल में जो कुछ हो रहा है वो लोगों को पता चले, क्योंकि 20 साल में क्या हुआ, कौन सी चीज़ जो है बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ ने मंजूर की, कौन सी चीज़ मंजूर नहीं हुई, क्या रिजेक्ट हुआ, क्या अपोज हुआ, क्या सपोर्ट हुआ, किसी को कोई खबर नहीं है। तो ये तमाम चीज़ें बाहर आनी ज़रूरी थी, जिसके लिए वो लोग जो कोर्ट गए वो बधाई के पात्र हैं। जिन लोगों ने उनका समर्थन दिया वो भी बधाई के पात्र हैं। आप देखते रहिए वतन समाचार।